हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी व सीबीएसई की कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग प्रथम के पहले अध्याय ईंट, बनके तथा अस्थियां के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैंने इसी अध्याय के 3 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को देखने से पूर्व तीनों पार्टों को देखना न भूलें। यह अध्याय 12वीं कक्षा के अलावा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत उपयोगी है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें व इसके नोट्स बनाएं। पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने अब तक हड़प्पा सभ्यता का परिचय, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, उसके आरंभ, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, पुरावस्तुओं का अध्ययन, मोहनजोदड़ो का परिचय, नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य, दुर्ग, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन, शवाधान, विलासिता की वस्तुओं की खोज, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, उत्पादन केंद्रों की पहचान, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, उपमहाद्वीप व उसके आगे से आने वाला माल, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मुहरे, लिपि तथा बाट, मुहरे और मुद्रांकन, एक रहस्यमय लिपि, प्राचीन सत्ता, प्रासाद तथा शासक, हड़प्पा सभ्यता का अंत व एक आक्रमण के साक्ष्य इत्यादि बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हम अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। उस समय पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के लिए लिखित स्रोतों जैसे साहित्य तथा अभिलेख इत्यादि का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कनिंघम की मुख्य रुचि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक के आरंभिक इतिहास तथा उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व में थी। कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल चीनी तीर्थयात्रियों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और न ही एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर था, इसीलिए कनिंघम ने इसे खोज के लिए उपयुक्त नहीं समझा। कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं कनिंघम तक पहुंची, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि वे पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। जब एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, तब उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। अन्य पुरातत्वविदों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। इसी अवधारणा के कारण वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। यही कनिंघम का भ्रम था। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मुहरे खोज निकाली।
जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से अधिक प्राचीन थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। मेसोपोटामिया के पुरा स्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरा स्थलों में मिली मुहरों जैसी मुहरें भी मिली हैं। इस प्रकार विश्व को मेसोपोटामिया के समकालीन एक नई सभ्यता की जानकारी मिली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में एवं दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की दिलचस्पी व उत्सुकता थी। पुरा स्थल, टीले व स्तर। पुरातात्विक पुरा स्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों से मिले स्तरों से प्राप्त वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों को बंजर स्तर कहा जाता है। परित्यक्त स्तरों की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंधित किया जा सकता है, जिससे एक पुरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम का पता किया जा सकता है। नई तकनीकी तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात इस सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। गुजरात के कच्छ, पंजाब और हरियाणा, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा में हुए अन्वेषण व उत्खनन तथा व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। पुरातत्वविद सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने और विशेष पुरा स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरा वस्तुओं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीपीय पुरातत्वविद तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु
सतह का अन्वेषण करते हैं और उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण करते हैं। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है। ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृतभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान आदि हो सकती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का पहला सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ हो, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। वर्गीकरण का दूसरा सिद्धांत उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। इसमें पुरातत्वविद को यह तय करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है, जैसे मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इत्यादि। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उसके परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं, जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी या नाले में या कब्र में या फिर किसी भट्टी में मिली थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उनके पहनावे के विषय में हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई मुहर की तुलना मेसोपोटामिया में हुई खोजों से की व दोनों के संबंध में सांस्कृतिक अनुक्रम का प्रयास किया। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी वे संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियों को उन्होंने मातृदेवियों की संज्ञा दी है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियों को पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां आदि संरचनाओं का अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। अनुष्ठान के दृश्य वाली मुहरों के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ मुहरें जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं वे प्रकृति की पूजा के संकेत देती हैं। एक सींग वाला जानवर वाली मुहरें कल्पित तथा संश्लिष्ट लगती हैं। कुछ मुहरों पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, उसको आद्य शिव कहा गया है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ पुरातत्वविदों ने सुंदरता से तराशे गए और तैयार किए गए 2 इंच से भी कम ऊंचाई के लाजवर्द मणि, जैस्पर, चाल्सेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं को लिंग माना गया है, जबकि कुछ पुरातत्वविद के अनुसार इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था।
लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से नहीं मिलता है। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने की और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की सामर्थ्य का दावा करते हैं। पुरातत्वविदों के सामने निम्न प्रश्न की व्याख्या की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि रही है? दूसरा, हड़प्पाई लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम उसके बारे में और कितना जान पाते? तीसरा, हड़प्पा के कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। चौथा, क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? पांचवा, हड़प्पाई क्षेत्रों में साक्षरता कितनी व्यापक थी? छठा, हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? सातवां, पुरातत्वविद स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्नों के बारे में अनुत्तरित क्यों हैं? आठवां, क्या महिलाएं मृदपान बनाती थी या फिर उन्हें केवल रंगने का कार्य करती थी? नौवां, दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? 10वां, हड़प्पा सभ्यता में नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग था? इस प्रकार पुरातत्वविदों के सामने कई प्रश्नों की व्याख्या की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। काल रेखा आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व का जो समय है वह निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है। वर्तमान से 80,000 वर्ष पूर्व का समय मध्य पुरापाषाण कहा जाता है। वर्तमान से 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल कहा जाता है। वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल माना जाता है। वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल माना जाता है। उस समय आरंभिक कृषक तथा पशुपालक थे। वर्तमान से 6,000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण काल माना जाता है, जिसमें तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। आरंभिक लौह महापाषाण शवाधान का समय 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का जो समय है वह आरंभिक ऐतिहासिक काल माना जाता है। ये सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्यों को इंगित करती हैं। काल रेखा 2 हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 ईस्वी में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ हुआ था। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। 1946 में व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। 1960 में बीबी लाल और बी.के. थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल के द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। 1986 में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन शुरू किए गए थे। 1990 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, कनिंघम का भ्रम, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, पूरा स्थल, टीले व स्तर, नई तकनीकी तथा प्रश्न, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, खोजों का वर्गीकरण, व्याख्या की समस्याएं, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण का काल रेखा इत्यादि बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे देखना न भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।